Hello students, welcome to the online platform of Competition Guru Coaching Center। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में रोज टॉपिक पर टॉपिक नए नए वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो बैंकिंग अवेयरनेस का, चाहे क्लरिकल लेवल का एग्जाम है, चाहे पीओ लेवल का एग्जाम है, जितने भी हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। हर क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा और इस कंटेंट को अगर आपने एक बार देखा, पढ़ा, सुना और रिवाइज किया, तब हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कवर होगा इसमें, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको लगेगा कि जो आपको नहीं आता है। और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड मटेरियल बताया जाएगा, उसके बाहर कुछ भी आपको एग्जाम में, कमिंग क्लरिकल या पीओ एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक जो है ये रहेगा कैपिटल मार्केट के ऊपर, जिसमें हम कुछ बेसिक्स करेंगे कैपिटल मार्केट के। हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? कैपिटल मार्केट के ऊपर रहेगा। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल मार्केट। ये पार्ट 2 है हमारी वीडियो का। पार्ट 1 कैपिटल मार्केट का अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हमने कैपिटल मार्केट का मीनिंग पढ़ा है और रेगुलेटर्स पढ़े हैं। कैपिटल मार्केट के क्या क्या रेगुलेटर्स हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स कैपिटल मार्केट को रेगुलेट या सुपरवाइज करने में हेल्प करते हैं, और हमने इंस्टीट्यूट्स पढ़े। पर इंस्टीट्यूट वाला पोर्शन इतना हम डिटेल में नहीं कर पाए, उसे हम आज की हमारी वीडियो में कवर करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, आज के टॉपिक में हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी ध्यान रहेगा हमारा, और इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी ध्यान रहेगा। इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी ध्यान रहेगा और इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी ध्यान रहेगा। राइट, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे इंस्टीट्यूट्स के बारे में, क्योंकि इनके बारे में हम पहले ही लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं आगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कैपिटल मार्केट के लिए परफॉर्म करेंगे। तो इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग कैपिटल मार्केट हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग कैपिटल मार्केट हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट, एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है? इसके बाद आगे देखिए कि जो प्राइमरी मार्केट है हमारी, प्राइमरी मार्केट में हमें इससे आईपीओ मार्केट के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मार्केट को हम आईपीओ मार्केट के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंडरी मार्केट को एफपीओ मार्केट या स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी नाम दे सकते हैं हम। एफपीओ मार्केट, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। ऑलराइट, तो किसी भी नाम से हम जानते हैं हमारी एफपीओ मार्केट को या सेकेंडरी मार्केट को। ठीक है, देन आगे करते हैं। तो क्या है इनका मीनिंग, क्या है प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट का? देखिए, प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां
कंपनीज, जो कंपनी होती है वो फॉर द फर्स्ट टाइम, जब से कंपनी एस्टैब्लिश हुई है तब से जब पहली बार कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, शेयर बेचती है, उसे हम कहते हैं कि वो हमारी प्राइमरी मार्केट होगी। ठीक है, हिंदी या पंजाबी में हम इसको कहते हैं प्राथमिक बाजार, प्राथमिक बाजार। ठीक है, कि कंपनी जब पहली बार फर्स्ट टाइम अपने शेयर बेचती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। मतलब डायरेक्टली शेयर जो है वो कंपनी की तरफ से जनरल पब्लिक को, नॉर्मल इन्वेस्टर्स को, जनता को बेचे जा रहे हैं, वो मार्केट होती है प्राइमरी मार्केट। या हमने इसको क्या कहा, हमने इसको नाम दिया है आईपीओ मार्केट का, जिसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल मतलब पहली बार, फर्स्ट टाइम, पब्लिक मतलब जनता को, ऑफरिंग मतलब कुछ ऑफर किया गया है। क्या ऑफर किया गया है? शेयर्स ऑफर किए गए हैं। ठीक है, क्या ऑफर किया गया है? शेयर्स ऑफर किए गए हैं। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा प्राइमरी मार्केट का मीनिंग। देन होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, हिंदी या पंजाबी में? दूसरा स्टेज हमारा, सेकंड स्टेज। ठीक है, प्राइमरी वो फर्स्ट स्टेज है, पहली मार्केट, सेकेंडरी दूसरी मार्केट। सॉरी, सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, या इसका हमने नाम दिया है एफपीओ मार्केट। क्या नाम दिया है हमने इसको? एफपीओ मार्केट। ठीक है, एफपीओ मार्केट मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो अप, जब एक बार कंपनी ने किसी पर्सन को शेयर बेच दिए, वो तो हो गई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर लोग आपस में शेयर्स का डील कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कंपनी ने मिस्टर ए को शेयर होल्डर बनाया, इसको अपने शेयर बेचे हैं, तो जब पहली बार कंपनी शेयर बेचेगी फर्स्ट टाइम, तो वो तो हो जाएगा हमारा आईपीओ। मान लीजिए मिस्टर ए को पैसे की जरूरत पड़ गई, मिस्टर ए ने अपने शेयर्स को सेल कर दिया मिस्टर बी को, वो हमारी बन जाएगी एफपीओ मार्केट या सेकेंडरी मार्केट। और वो शेयर किस मार्केट के थ्रू करेंगे? स्टॉक मार्केट के थ्रू। ठीक है, आपने न्यूज में सुना होगा या अखबार में पढ़ा होगा कि स्टॉक मार्केट में डीलिंग होती है, स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू मिस्टर ए ने शेयर सेल कर दिए मिस्टर बी को। अब कंपनी पहली बार बेचे थे, मतलब वो फर्स्ट हैंड शेयर थे, मतलब पहली बार की चीज बिकी थी, और बाद में मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को बेची तो वो सेकंड हैंड हो गई, वो चीज पुरानी हो गई, तो इसलिए उसको हमने सेकेंडरी मार्केट का नाम दिया। क्लियर है? ठीक है, आपको यहां तक समझ आया होगा कि ये क्या चीज है। देन आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है, वर्क कैसे करता है। देखिए, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट आपको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है, मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है। आपको एक मार्केट मिलती है शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में ट्रांजैक्शंस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, डील करने के लिए। ठीक है, पर हमें यह समझना होगा कि स्टॉक मार्केट वर्किंग कैसे करती है। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, मार्केट प्राइस डिसाइड होता है, मार्केट प्राइस डिसाइड किया जाता है शेयर्स का। कंपनी के जो शेयर होते हैं उनका जो बाजारी मूल्य है
मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो डिसाइड किया जाता है। और वो डिसाइड कैसे करते हैं, ये जो डिसीजन लिया जाएगा कि किसी कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हर सेकंड में जो है शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है, या वो किस बेसिस के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं कि हाँ शेयर का रेट इतना जा रहा है या जा रहा होगा। सबसे पहले तो वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर्स, कि जिस भी शेयर की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम SBI बैंक के शेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, या PNB बैंक के शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो डिमांड क्या है मार्केट में PNB के शेयर्स की, और सप्लाई कितने लोग जिनके पास पहले PNB के शेयर्स हैं वो बेचने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, तो उस सबसे पहले तो डिसीजन का पॉइंट हमारा यही बनेगा, सबसे पहले तो हमारा डिसीजन का पॉइंट यही बनेगा कि डिमांड क्या है उस पर्टिकुलर टाइप के शेयर्स की। फिर हम चेक करते हैं कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग, कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट पोजीशनिंग होता है इमेज इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स, कि जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं या इन्वेस्टर्स हैं, निवेशकर्ता हैं, ठीक है, उनके दिमाग में क्या इमेज है उस कंपनी को लेके। राइट, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं टाटा कंपनी या टाटा कॉरपोरेशंस। ठीक है, अब टाटा कॉरपोरेशंस के अंडर बहुत सारी कंपनी आ रही हैं, टाटा मोटर्स भी आ रही हैं, ठीक है, टाटा FMCG सेगमेंट भी आ रहा है, ठीक है, टाटा का हैवी व्हीकल्स भी आ रहे हैं, ट्रक्स, बसेस वगैरह। तो टाटा कंपनी बहुत बिजनेस लाइंस हैं इनकी। तो टाटा कंपनी का नाम सुनते ही इन्वेस्टर के या कंज्यूमर में क्या दिमाग में आता है, वो होता है आपकी मार्केट पोजीशनिंग। ठीक है, तो क्या मार्केट पोजीशनिंग है कंपनी की कंज्यूमर्स के या इन्वेस्टर्स के माइंड में, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। देन आता है आपके मार्केट शेयर, आपका मार्केट शेयर, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, कंपनी का होल्ड कितना है मार्केट के ऊपर, कंपनीज होल्ड ऑन मार्केट, कंपनी का कितना होल्ड है मार्केट के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए मैं कार की बात करूं, ठीक है, मान लीजिए मैं कार की बात करूं, ठीक है, इंडिया में मान लीजिए एक दिन में 100 कार बिकी और सिर्फ टाटा कंपनी की 50 कार बिकी, तो इसका मतलब टाटा का शेयर कितना हो गया, मार्केट शेयर कितना हो गया कार इंडस्ट्री में 50%। कितना शेयर हो गया जी, 50% शेयर हो गया है। तो 50% जो है शेयर हुआ टाटा कंपनी का, वो डिपेंड करता है, वो बेसिस बनता है मार्केट प्राइस के डिसाइड करने के लिए, कि शेयर का मार्केट प्राइस जितना होगा वो मार्केट शेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑल राइट, ठीक है। फिर कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे जा रही है, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है शेयर्स का मार्केट प्राइस। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो कितना प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है तो कितने लॉस में जा रही है, ठीक है, या कंपनी हर साल कितने नए प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट कितने लॉन्च करती है। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, या कंपनी हर साल अपने पुराने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे करती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके शेयर्स का मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड किया जाएगा कैपिटल मार्केट में। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ लगा होगा।
नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा कि मार्केट का शेयर प्राइस, मार्केट में शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होगा किसी भी कंपनी के शेयर्स का। ठीक है, तो दो टाइप की मार्केट की है हमने, प्राइमरी मार्केट जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचेगी कस्टमर को, और सेकेंडरी मार्केट जहां कस्टमर या सॉरी इन्वेस्टर जो है वो आपस में पैसा शेयर्स का लेन देन करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, हम स्टॉक मार्केट में ही आगे कंटिन्यू करते हैं कि स्टॉक मार्केट का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, स्टॉक मार्केट का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन जो बेसिक आते हैं। सबसे पहले जैसे कि ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट इन वर्ल्ड कौन सी है, वर्ल्ड में ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट कौन सी है? ये थी जी एंटवर्प स्टॉक एक्सचेंज, एंटवर्प स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कहाँ बनी थी? बेल्जियम में बनी थी। अगर मैं पूछूं क्वेश्चन ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी, अगर हम क्वेश्चन करें कि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विच इज मॉडर्न इन फंक्शन, विच इज मॉडर्न इन फंक्शंस, जो फंक्शंस के आधार पे मॉडर्न थी वैसे हम उसको ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ही कहेंगे। तो वो कौन सी थी? वो थी आपकी लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वो थी लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला आता है कि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विच इज मॉडर्न इन फंक्शन, वो है आपकी लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की स्टॉक ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इंडिया की स्टॉक ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? इंडिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इंडिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बनाई गई थी 1870 में, 1870 में। ठीक है, तब इसका नाम ये नाम नहीं था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ओल्ड नेम क्या है? जब इसका एस्टैब्लिश किया गया था, इसका नाम था नेटिव शेयर एंड शेयर ब्रोकर्स, नेटिव शेयर एंड शेयर ब्रोकर्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पुराना नाम क्या था? नेटिव शेयर एंड शेयर ब्रोकर्स। क्लियर है? फिर अगर, तो ये तो होगा ओल्डेस्ट की। फिर क्वेश्चन अगर आए लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, 2019 तक लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज थी आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इसको BSE। पर 2019 के बाद जब पैंडेमिक हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बजाय ज़्यादा काम मिला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। तो 2019 के बाद 2019 के बाद NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये दोनों की दोनों स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो नेशनलाइज्ड हैं, नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया अगर हम बात करें प्रेजेंट में कौन सी है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर वही वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चन आए, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन वर्ल्ड, वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज क्या है? आपने मूवीज में भी सुना होगा या स्पेशल सीरीज भी काफ़ी बनी है। ठीक है, वॉल स्ट्रीट के ऊपर, वॉल स्ट्रीट क्या है? एड्रेस है कौन सी स्टॉक एक्सचेंज का? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज।
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड की, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लार्जेस्ट से आपका क्या मतलब है, बड़ी बिल्डिंग में बड़ी? नहीं, बड़ी इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, इन टर्म्स ऑफ डीलिंग्स इन ऑफ शेयर्स, डीलिंग्स ऑफ शेयर्स, कि कहाँ सबसे ज़्यादा शेयर्स सेल परचेज किए जाते हैं, उसके बेसिस के ऊपर सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है वर्ल्ड में? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन है ये जो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन एक बार आया था कि हाँ जैसे न्यूयॉर्क में तो वॉल स्ट्रीट मशहूर है स्टॉक मार्केट के लिए, इंडिया में कौन सी, इंडिया में क्या एड्रेस है जो जहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारी एस्टेब्लिश्ड है? तो इंडिया में उसके जगह का नाम है दलाल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट। आगे चलते हैं। तो ये होगा थोड़ा बेसिक क्वेश्चन स्टॉक मार्केट के बारे में। फिर अगर हम बात करें बेंचमार्क, बेंचमार्क ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, बेंचमार्क ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बेंचमार्क क्या रहता है? बेंचमार्क होता है इंडेक्स या एवरेज, बेंचमार्क होता है इंडेक्स या एवरेज। ठीक है, जो कि सारी मार्केट की परफॉर्मेंस को मेजर करता है या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मार्केट कौन सी? स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें बीएससी के बेंचमार्क की, बीएससी का बेंचमार्क है सेंसेक्स। ठीक है, बीएससी का बेंचमार्क है सेंसेक्स। सेंसेक्स की फुल फॉर्म क्या है? सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स है एवरेज है, कितनी कंपनी की एवरेज है? ये टॉप 30 कंपनीज की एवरेज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जिन टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स की शेयर परचेज ज़्यादा होती है उनकी ये एवरेज है। ठीक है, एवरेज तो आपको निकालनी आती होगी कि जो 30 कंपनियों के शेयर का प्राइस चल रहा है उनको ऐड करो और 30 से डिवाइड करके उनकी एवरेज निकल जाएगी। तो एवरेज से हम पता करते हैं कि क्या रेट चल रहा है सेंसिटिव इंडेक्स का। और ये जो है ओवरऑल सारे ही इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, सारे ही कैपिटल मार्केट जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, उसको रिप्रेजेंट कर देता है। मान लीजिए सेंसेक्स ऊपर गया, इसका मतलब 30 कंपनी में से ज़्यादातर कंपनीज के शेयर का रेट बढ़ रहा है। अगर सेंसेक्स नीचे गया तो 30 कंपनी में से ज़्यादातर कंपनियों के शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा है, इसीलिए इसको बेंचमार्क या एवरेज का नाम दिया गया। अगर वहीं हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क है निफ्टी 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क है निफ्टी 50। ओके, तो कभी कभी बहुत अच्छी किस्मत होती है, सेंसेक्स में कंपनीज पूछ लेते हैं कितनी कंपनीज है। ठीक है, निफ्टी 50 में हमें शो हो ही रहा है कि इसके नाम से ही पता लग रहा है इसके इंडेक्स में कितनी कंपनी होंगी, 50 कंपनी। और निफ्टी की कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसका नाम निफ्टी ही है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे इंस्टीट्यूट्स कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट रहते हैं कैपिटल मार्केट के। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे आज की डिस्कशन में कैपिटल मार्केट के टॉपिक में। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके टूल्स या हम कहेंगे सर्टिफिकेट्स। ठीक है, जिनसे मनी की ट्रांजैक्शंस की जाएंगी कैपिटल मार्केट में। जैसे हमने लास्ट वीडियो में मनी मार्केट वाले टॉपिक की वीडियो में हमने कवर किया था कि कॉल मनी होगा, नोटिस मनी होगा, ट्रेजरी बिल्स होंगे, रेपो रेट्स होंगे, जिनके थ्रू पैसे का लेन देन होगा। अब
कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कैपिटल मार्केट शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, तीनों टर्म के लिए ही ये पैसा लोन पे लेते या देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों टर्म्स अगर इसमें आ रहे हैं तो जो शॉर्ट टर्म वाले टर्म्स हैं, शॉर्ट टर्म वाले जो टर्म्स हैं उसमें से भी कुछ टर्म यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, यही करने जरूरी हैं, बाकी तो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है शेयर्स। शेयर आपने सुना है, शेयर्स का नाम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, लोगों के मुंह से सुनते हैं, शेयर बढ़ा, कम हो गया, शेयर के रेट कम हो गए, ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो कभी दिमाग पे बोझ रहता है कि कैसे हम वर्किंग करते हैं। शेयर्स होते क्या हैं, ध्यान से समझिएगा। शेयर्स का डिक्शनरी मीनिंग है पार्ट ऑफ द कंपनीज कैपिटल। कंपनी की जो पूंजी है, जो कैपिटल है, उसके हिस्से को बोलते हैं शेयर। ठीक है, वैसे भी हिंदी में क्या कह सकते हैं हम, शेयर को हिस्सा। तो जो कैपिटल है, कंपनी की पूंजी है, उसका हिस्सा जो होता है वो होता है शेयर। ठीक है, जब भी कभी कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो कंपनी या तो लोन ले सकती है बैंक से, या जनता से लोन ले सकती है, या वो लोन लेने की बजाय वो शेयर होल्डर्स बना सकती है। शेयर होल्डर्स या मतलब हम कह सकते हैं पार्टनर्स बना सकते हैं अपने कंपनी में। ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी में 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ रुपए की कैपिटल है और इसका एक ही ऑनर है, सिंगल ऑनर, एक ही मालिक है। ठीक है, और इन्हें अब नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। मान लीजिए इनको 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, तो 20 करोड़ 50 करोड़ का कितना परसेंट हो गया, 20/50 × 100, 40%। तो इन्होंने सोचा चलो ऐसे करते हैं, हम अपनी कंपनी में 40% के शेयर बेच देते हैं, 40% के शेयर्स बेच देते हैं, कंपनी को 40% पैसा मिल जाएगा। कंपनी क्या करेगी, या वो मालिक क्या करेगा, अपना मालिक होने का, अब अभी तो वो सिंगल एक ही मालिक है, तो वो 100% खुद मालिक है। ठीक है, पर्सनल ओनर है, अकेला मालिक है अपने कंपनी का। फिर वो क्या करेगा, कहता मैं ऐसा करता हूँ, मैं 40% अपने मालिक होने का हिस्सा, मालकियत का हिस्सा शेयर के रूप में सेल कर देता हूँ, और वो रह जाएगा खुद फिर 60% का मालिक। ये होते हैं शेयर। तो जब आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी में आपको मालिक होने का दर्जा मिलता है, मालकियत मिलती है कंपनी की। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको मीनिंग समझ लगा होगा शेयर्स होते क्या हैं। देन दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से ही इनका मीनिंग क्लियर हो रहा है कि इनको कोई ना कोई प्रायोरिटी मिलती होगी, कोई प्रेफरेंस मिलती होगी। ठीक है, इक्विटी मतलब इक्वल। क्या इक्वल है इनमें, वोटिंग राइट्स। आपने जितने मर्जी शेयर खरीदे हैं, चाहे आपने 40% शेयर खरीदे हैं या चाहे आपने 1% शेयर खरीदे हैं, आपको वोट डालने का अधिकार बराबर का मिलेगा कंपनी के मैटर में। ठीक है, कंपनी की कोई भी मीटिंग होगी, उसमें कोई भी मैटर चल रहा होगा, उसमें आप वोट डालने का बराबर का अधिकार मिलेगा आपको, चाहे आपने 1% शेयर खरीदे हैं, चाहे आपने 50% शेयर खरीदे हैं, चाहे आपने 60% शेयर खरीदे हैं, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपको इक्विटी मिलेगी। ठीक है, अब एक तो राइट मिल गया, एक अधिकार मिल गया, तो कुछ इनकी ड्यूटी भी बनती है, या इनको कुछ नुकसान भी होगा। इनको नुकसान क्या होगा, अगर एक अधिकार दे दिया तो इनको नुकसान क्या होगा, दे विल गेट देयर मनी रीपेड, मनी रीपेमेंट, मनी की जगह कैपिटल लिख लीजिए, दे विल गेट देयर कैपिटल repayment only at the
टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी जब बंद हो रही होगी, वाइंड अप होना मतलब, वाइंडिंग अप होना मतलब, वाइंडिंग अप होने का मतलब है जब कंपनी बंद हो रही होगी। तो कंपनी जब बंद हो रही होगी तभी इक्विटी शेयर्स को उनके पैसे वापस मिलेंगे, और वो भी तब अगर बंद होने के टाइम पे कोई पैसा अवेलेबल हुआ कंपनी के पास, तभी उनको पैसा वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स में जैसे मैंने आपको बताया, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इनको किसी न किसी टाइप की प्रेफरेंस मिलती होगी, कोई प्रायोरिटी मिलती होगी। तो इनको प्रायोरिटी क्या मिलती है, इनको प्रायोरिटी मिलती है, प्रायोरिटी या प्रेफरेंस देन इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब जब कंपनी बंद हो रही होगी, कंपनी बंद होने की कगार पे होगी, तो हमने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करना होगा, तब हम जो शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करेंगे वो प्रेफरेंस शेयर्स वालों का पहले देंगे इक्विटी शेयर्स के मुकाबले। तो इनको प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है, इसीलिए इनका नाम प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, अब इनको एक तो फायदा मिल गया, एक एडवांटेज मिल गया, तो एक इनको ड्रॉबैक भी होगा। ड्रॉबैक क्या होगा, नो वोटिंग राइट, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता। चाहे आपने 10%, 20%, 30%, जितने मर्जी आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हुए हैं, तब भी आप कंपनी के किसी भी मीटिंग में किसी भी मैटर पे जाके जो है वोट नहीं डाल सकते। प्लस यहाँ क्या होता है, आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड, डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा, लाभांश। ठीक है, हिंदी या पंजाबी में हम क्या कहते हैं इसको, लाभांश। ठीक है, तो जो लाभ का अंश है, जो अब शेयर होल्डर्स क्या है, कंपनी के हिस्सेदारी बन गई ना उनकी कंपनी में, तो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसमें भी हिस्सेदारी मिलेगी, तो वो होता है डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर वालों को एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। अगर मैं वहीं इक्विटी शेयर्स की बात करूं, इक्विटी शेयर्स में जो डिविडेंड मिलता है वो नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं होता। अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ तो अच्छा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। और अगर कंपनी को लॉस हो गया, तो अगर कंपनी को जितना लॉस हुआ है, जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं उनको कंपनी में और पैसा भी लेके आना पड़ेगा लॉस कवर करने के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं वो असल मालिक होते हैं कंपनी के, रियल ऑनर्स होते हैं कंपनी के। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपको शेयर्स के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। दूसरा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा डिबेंचर्स, और साथ ही में हम करेंगे तीसरा हमारा बॉन्ड्स। इंडिया में डिबेंचर और बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है, सेम मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है, डिबेंचर्स को हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट टू डेट, डेट मतलब DEBT मतलब कर्जा, एक्नॉलेजमेंट टू डेट। ठीक है, मान लीजिए कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी नया प्रोजेक्ट लगाना है, वही सेम एग्जांपल, 50 करोड़ की कंपनी है, उसने 20 करोड़ का कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है। अब कंपनी को 20 करोड़ रुपए चाहिए, तो कंपनी क्या कर सकती है, या तो शेयर बेचेगी। अब शेयर वो बेचना नहीं चाहती, उनको लगता है कि ऐसा होगा कि ज़्यादा मालिक होंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा बांटना पड़ेगा, मीटिंग्स में ज़्यादा बंदे आएंगे, हर बंदा अपनी अपनी राय देगा, तो डिले होगा, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं ऐसे करो, जनता से डायरेक्ट कर्जा ले लो, जनता को बोलो कि भाई हमें इतने पैसे की जरूरत है, ठीक है, हम आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे। वो सर्टिफिकेट है जी मान लो 100 रुपये का, ठीक है, वो होगा एक्नॉलेजमेंट टू डेट, जिसमें हमने साथ में सर्टिफिकेट के ये भी लिखा होगा कि हाँ जी कंपनी ने इस नाम के पर्सन से इतने रुपए इतने टाइम के लिए लोन पे लिए हैं, और कंपनी ईयरली इतना ब्याज पे करेगी। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं एक्नॉलेजमेंट टू डेट। हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोमिसरी नोट्स के साथ के होते हैं, ठीक है, कि जिसमें प्रो नोट के जैसे होते हैं, जिसमें आपने कर्जा लिया है किसी से
और आपने उसको पूरा नोट लिख के दे दिया कि हाँ जी मैं ये एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि कंपनी ने आपसे इतने पैसे लिए हैं और कंपनी इतने टाइम बाद ब्याज समेत वापस देगी। क्लियर। तो डिबेंचर्स पे भी क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ईयरली। फिर है बॉन्ड्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, डिबेंचर और बॉन्ड्स का इंडिया में कोई डिफरेंस नहीं है। बॉन्ड भी क्या होता है, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी ने बॉन्ड बेचे और पैसा ले लिया और ये कंपनी के कर्जदार बन जाएंगे, और सॉरी कंपनी के ये होंगी, कंपनी के लिए क्या होंगी, देनदारियां, जो कंपनी ने पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स बन जाएंगे कंपनी के। बट अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं, तो वहां पे बॉन्ड्स का अलग मीनिंग होता है। बॉन्ड्स का मीनिंग क्या होता है, अगर आप बॉन्ड्स के थ्रू पैसा मार्केट से उठाना चाहते हो लोन पे, तो आपको पर्पस पहले ही शो करना होगा, पर्पस रिवील करना होगा कि कंपनी का क्या पर्पस है, कंपनी वो पैसा कहाँ लगाना चाहती है, कंपनी वो पैसा कहाँ इस्तेमाल करना चाहती है, कहाँ यूज करना चाहती है। तो ये है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। क्लियर है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कैपिटल मार्केट का। आज की वीडियो जो थी हमारी थी कैपिटल मार्केट की पार्ट 2। कोई भी आपको दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं डाउट अपने, नहीं तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 8284867867। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा या कौन सा पार्ट नहीं समझ लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी दिक्कत आती है जब मर्जी आप कॉल कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस को साथ के साथ सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और जो भी बच्चा पहली बार हमारे इंस्टीट्यूट की वीडियो देख रहा है, उसके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले के जो लेक्चर्स हैं वो भी आप जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए, ताकि इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, अलविदा लेता हूँ। आज का लेक्चर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक नए लेक्चर के साथ में। गुड बाय, टेक केयर।